सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं अपना शहर। अपना शहर में आज हम ले आए हैं आपको कुछ पुराने अतिथियों के साथ कुछ नए अतिथि हैं। अब बात आगे बढ़ाएं इससे पहले हम अपने सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते चलें, उन्हें शुभकामनाएं देते चलें। लेकिन हम अब जैसा हम कह रहे थे कि पिछले हमारे कुछ पुराने अतिथि हमारे साथ हैं। हम आपको याद दिलाते चले कि पिछली 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर जब हमने कार्यक्रम किया था, उससे पहले आसाम में एक घटना घटी थी जहां पर सामूहिक हत्याकांड किया गया था भाषा के आधार पर। आज भी हम जब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कहीं विस्फोट केस आए हैं, जम्मू कश्मीर में आग लगी हुई है। हम बार बार पिछले बार के अतिथियों को सिर्फ इसलिए ले आए हैं कि पिछली बार एक साल में क्या परिवर्तन हमने पाया, बिल्कुल उसी जगह पर खड़े पा रहे हैं। एक स्थिति हम स्पष्ट करते चले कि हम दुख, दर्द और पीड़ा को बयान नहीं करना चाहते हम, लेकिन सच्चाई से आंख मूंद कर भी नहीं रख सकते। हम सिर्फ आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से ले आए हैं। क्या कहते हैं बुद्धिजीवी, क्या कहते हैं पत्रकार, क्या कहते हैं शब्दों को पिरोकर छात्रों में ले जाने वाले लोग। डॉक्टर रामजी तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ल जी हमारे साथ हैं। पिछली बार ये दो अतिथि हमारे साथ थे। करुणाशंकर उपाध्याय जी भी हमारे साथ थे। इस बार क्षीरसागर साहब हमारे साथ हैं जो गरबारे के डायरेक्टर हैं। हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस इस बार और पिछली बार की तुलना में कैसा रहा, लगातार कैसा रहता है, आज़ादी के बाद से सन 1947 से 2008 तक में क्या हमने खोया है, क्या पाया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूमिका बांधने के पीछे मकसद यह था सर कि पिछली बार आप हमारे साथ थे, तब भी हम किसी एक दर्द की बात कर रहे थे। हो सकता है इस पर टीका टिप्पणी उठे कि हम बार बार इसी पर क्यों बात करते हैं, लेकिन हम एक आईना दिखाना चाहते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस के सारी जितनी योजनाएं, जितनी जो आयोजन हो रहे हैं वो सारे कुछ हम दिखाते चल रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसा होता है जम्मू कश्मीर में, खासकर हम क्यों नहीं सभी को जोड़ पाए। आपके हिसाब से पिछली बार हमने यही बात की थी, इस बार सलमान जी ऐसा है कि हम स्वतंत्रता दिवस तो वर्षों से मना रहे हैं, काफ़ी समय बीत गया मनाते मनाते, और हम ये करते हैं कि बड़े आदर से तिरंगे का गान करते हैं, शहीदों को याद करते हैं, राष्ट्र के महापुरुषों का स्मरण करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। लेकिन ये सब उसका उत्सवी पक्ष है। आवश्यकता आज इस बात की है कि हम ये देखें, अपने भीतर झांक कर देखें कि आज़ादी के बाद इतने वर्षों के बाद भी हम दहशत में, गरीबी में, बिखराव में, पतन में और असुरक्षा में अगर जी रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भीतर झांक कर देखें कि कमियां कहाँ हैं। 15 अगस्त बहुत अच्छा दिन है, उसे हम बड़े आदर से मनाते हैं, मनाना चाहिए, लेकिन शायद ये भी हमें बताता है कि इसको पाने के लिए देश ने क्या किया था, कितना त्याग किया था, कैसे प्रस्तुत किए थे, कितने संघर्ष किए थे, कितने त्याग किए थे। और अगर वो सब भूल कर हम 15 अगस्त मनाते हैं तो हम कहीं आधे में उसकी पल्लव को पकड़ते हैं, मूल को भूलते जा रहे हैं। आपने कहा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में तो अगर आप देखें तो सारी चीज़ें प्रत्यक्ष हैं। आतंकवाद है, असुरक्षा है, या दुर्व्यवस्था है, या प्रशासन की कमजोरियां हैं, चोरी, डाके, राहजनी, यह सब बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर यह सब हो ही रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? जरूरत इस बात की है कि क्या हम भारतवर्ष में एक ऐसा वातावरण बनाने में सफल हो रहे हैं जो हमें एकता के सूत्र में बांधकर प्रगति के पथ पर ले चलने की प्रेरणा दे सके। ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे लिए कहीं दल प्रधान है, कहीं व्यक्ति प्रधान है, कहीं सिद्धांत प्रधान है, कहीं विचार प्रधान है, और इन सब के बीच देश बिखर गया है। आवश्यकता है देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तो जो संकीर्ण स्वार्थ हैं, जो संकीर्ण छद्म हमारे हैं, इनको मिटाना होगा। इनको मिटाने के बाद ही देश की तरफ हम आगे जा सकेंगे। यानी सब कुछ मिलाकर जब हम एक तरफ से आएंगे कि ये सब पहले हमारा देश है, हमारे सभी भाई हैं, भारतीयता है और भारतीय मनुष्यता है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संविधान है, ये अगर हमारे सामने आगे आ जाएगा तो हमारा देश शायद प्रगति की ओर बढ़ सकेगा। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे उससे मिलती जुलती बात, आईना हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि एक उजले पक्ष को
सारे मीडिया के लोग, चैनल के लोग या जितने कार्यक्रम हो रहे होंगे, उजला पक्ष दिखाया जाएगा और दिखाया जाना भी चाहिए। पर अपनी जड़ों की ओर लौटना, अपनी बातों को रखना, ये भी ज़रूरी था। और पिछली बार हमने इसीलिए कोशिश की थी क्योंकि आसाम में घटना घटी थी, खासकर जम्मू कश्मीर में इस बार, पिछली बार अहमदाबाद में विस्फोट हुए हैं, यानी कहीं अभी भी बिखराव है। इससे सहमत नजर आते हैं डॉक्टर तिवारी। प्रेम भाई, पिछली बार भी हम इसी पर बात कर रहे थे, फिर इसी तरह बात करेंगे और वर्षानुवर्ष हम इसी पर बात करते रह जाएंगे, या सचमुच परिस्थितियां बदलने की दिशा में कोई प्रयास शुरू हो। हम और आप बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है हमारी तरफ से। और क्या देखते हैं आपके नजरिए में? पिछले 6 दशकों से, स्वातंत्रोत्तर स्वतंत्रता के बाद के जो 6 दशक हैं, उस पर आप एक अगर विहंगम दृष्टि डालेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि हमने लोकतंत्र की जगह इस देश में मंडूक तंत्र को स्थापित कर दिया है। मंडूक तंत्र इस तरह, ईसप की कहानी है बड़ी मशहूर, कि एक बार मेंढकों ने तय किया, ईश्वर से मांगा कि मुझे एक भगवान, हमारे एक राजा भेज दीजिए। तो एक लकड़ी भेज दिया राजा के नाम पे। लकड़ी पर पता लगा कि सारे मेंढक उस पर कूदने, उछलने, उसका अपमान करने लगे। कुछ दिन बाद खुद भगवान को लगा कि इनकी जगह ये राजा ठीक नहीं है, उसकी जगह बगुला को भेज दिया। तो बगुला भगत आया, तो बगुला भगत ने मेंढकों को चुन चुन कर खाना प्रारंभ किया। मेंढक बहुत चिल्लाए और मेंढकों ने कहा कि हमें जो है इस तरह का राजा नहीं चाहिए, उसकी जगह पर कोई और राजा भेज दें। तो कहा नहीं, तुम्हारे हम प्रजातंत्र भेज देते हैं। मुगलों के राज में जो है वो हमारे देश में बगुला तंत्र था। मुगल चाहते थे, जिसको चाहिए अपने ऐशो आराम के लिए, सुल्तानों का काल, मुगलों का काल, अंग्रेजों के काल तक बगुला तंत्र चला। अब मंडूक तंत्र चल रहा है, प्रजा मेंढकों ने तय कर लिया है। और सारे मेंढक जो हैं, जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय टराने से बरसात आती, मेंढक निकलता है। चुनाव के अलावा कभी इस देश में सत्ता प्रतिष्ठान दिखाई नहीं देता। इसलिए कभी असम होता है, कभी कश्मीर होता है, कभी अहमदाबाद होता है, कभी जयपुर होता है। इस मंडूक तंत्र से उपजने के लिए, इससे ऊपर आने के लिए, उभरने के लिए हमको कोई एक जो व्यवस्था करनी चाहिए, सत्ता की संस्थापना होनी चाहिए, प्रजावत्सलता की बात होनी चाहिए, नहीं हो रही है। महात्मा गांधी इस देश में रामराज की बात कर रहे थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। और महात्मा गांधी के बाद आज सोनिया गांधी आती हैं तो कहती कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था। मतलब महात्मा गांधी ने पता नहीं किस राम को ढूंढा। इटली में राम नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए इस देश में राम के बारे में कोई राम राज स्थापित ही नहीं हो सकता। जब राम है ही नहीं तो स्थापित कहां से होगा? तो ऐसे लोगों के हाथ में जब सत्ता आ गई है मंडूक तंत्र के नाते, तो उसका दुष्परिणाम सामने है। कुल मिलाकर दोषारोपण भी होगा और होना चाहिए भी, क्योंकि सत्ता पक्ष चाहे किसी भी दल का रहा हो, वो सत्ता में आया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हुई है जो लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करती रही है। आम नागरिक, आम बुद्धिजीवी, आम लोग इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। एक छोटी सी खबर, आज के दिन की स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई खबर देख लेते हैं और फिर लौटते हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग भी इस विषय पर बात करेंगे और चिंतन मनन इसीलिए किया जा रहा है कि आप तक भी बात जाए, आप भी अपने आप को खंगालिए और सोचिए, समझिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात कीजिए। एक खबर के बाद कहीं जाइएगा नहीं, अपना शायर भी जारी है। 15 अगस्त देश की आजादी का जश्न, जो अब सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित ना रहकर घर घर में मनाया जाने लगा है। देश का कोई भी कोना, कोई भी गली ऐसी नहीं जहां ये जश्न ना मनाया जाता हो और तिरंगा ना लहराया जाता हो। ये तिरंगा हर भारतवासी के लिए खास है। इसकी शान पर हर देशवासी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। इसी देशभक्ति के जज्बे के साथ देश भर में हर खासो आम ने 15 अगस्त मनाया। खुशी की बात है, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे, जितनी ज़्यादा फ्लैग होस्टिंग ज़्यादा होंगी उतनी अच्छी है। हमारे लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए अच्छी बात है। ये ध्वजारोहण का समारंभ बड़ी उत्साह से स्वयंपूर्ण हुआ है। इसी तरह से मैं आशा करता हूं कि हर साल यहाँ पर यही समारंभ या और दूसरे भी जो है 26 जनवरी की तरह समारंभ में सब लोग सहभागी होंगे। आज हमारा 61वां ध्वजारोहण का हमारी नीलगिरी में पहला जो कार्यक्रम बड़े उत्साह से शुरू किया हुआ है और ये हमें हर साल कंटिन्यू करके हम इसमें बहुत बढ़ोतरी करते रहेंगे। जहां एक और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस दिन को अपने अपने तरीके से मनाया, वहीं स्कूली बच्चों के साथ साथ अधिकांश रिहायशी इलाकों में भी 15 अगस्त को कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके देश की आजादी का दिन जोशो खरोश से मनाया गया।
सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। दिन भर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों के बीच हम आपको ले आए हैं कुछ ऐसे लोगों के बीच जो चिंतन मनन करते हैं इस देश को लेकर, यहाँ के सभ्य लोगों को लेकर, यहाँ के समाज को लेकर। बहुत कुछ उनके पास है कहने को। एक पीढ़ी की पीढ़ी निकल कर चली जाती है शिक्षकों के हाथ से। पत्रकार अपने तरीके से काम करते हैं, हालांकि प्रेम भाई का अंदाज कुछ और होता है, पर घाव बड़ा गंभीर करते हैं और बात बड़े पते की करते हैं। इसलिए प्रेम भाई का ऐसे अवसरों पर हम जानबूझकर उन्हें साथ रखते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो आईना दिखाने का तो काम करे। हम सिर्फ आईना ले आते हैं, उस आईने के माध्यम से बहुत कुछ कहलवा जाते हैं, प्रेम भाई कह जाते हैं। हमारे साथ क्षीरसागर साहब है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, राजनीति जिनसे उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं, संस्था में डायरेक्टर हैं गरवारे के, यहाँ से भी बच्चे निकलते हैं, पढ़ते हैं, ज़माने से वो भी देखते आ रहे हैं। क्षीरसागर साहब, आपने भी सन 47 से 2008 तक के सफ़र के कुछ साल जो आपने अपने स्टूडेंट काल से लेकर अब तक देखा होगा, क्या परिवर्तन पाया है, क्या पाया है, कितनी उन्नति हमने की, कितना आगे बढ़े, या वहीं के वहीं हैं? कुछ चीज़ें वही हैं जिस पर हम तिवारी सर और प्रेम भाई बात कर रहे थे, वो तो कुछ चीज़ें वैसी की वैसी चली आ रही हैं, एक ढर्रे पर हैं। कुछ अच्छी बातें आपकी भी नज़र में आ रही हो तो कुछ बताएं। जड़ों को जोड़ने से अपने देश को, अपनी विदेश को क्या चाहिए और उनकी जो ज़रूरत है उसको कैसे पूरी कर सकते हैं, इसमें आज का ज़माना पुराने ज़माने से ज़्यादा जागरूक है। जागरूक लगता है। कौन से स्वभाव जी, इनका स्वभाव, इनका नॉलेज, इनका अप्रोच पुराने लोगों से कहीं ज़्यादा है। इसी कारण आज इंटरनेशनल कंपनीज में भी एक जो पहले छोटी जगह समझी जाती थी नागपुर जैसी, वहाँ का एक विद्यार्थी आज सिटी बैंक का चेयरमैन है। तो अपनी जो प्रगति है ये पहले से बहुत ज़्यादा है और दिनों दिन जो यंगर जनरेशन आ रही है उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। और सबसे बहुत अच्छी चीज़ है कि आज महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। अपने देश में ये जो बदलाव हो रहा है जिसमें कि महिलाएं भी आगे जा रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पुरुष जिस तरह से काम करता है और महिलाएं जिस तरह से काम करती हैं, बहुत काम करने का तरीका अलग होता है और ये दोनों मिलके अपने को बहुत आगे, अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में भी ले जा सकते हैं। और इसके लिए नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बहुत ही आगे है। चलिए, क्षीरसागर साहब जी की बातों में एक आशावाद की बात है और एक बहुत अच्छी बात है कि वो नई पीढ़ी को भी मानते हैं कि वो देश के विकास में ज़्यादा काम कर रही है पिछली पीढ़ी की तुलना में। ये अगर सच है तो वाकई बहुत अच्छा सच है। आगे अगर बढ़ते रहना है तो नई पीढ़ी के कंधों पर जिम्मेदारियां देते रहना होगा। और इस विषय में करुणाशंकर जी, थोड़ा सा विषय परिवर्तित तो हो गया लेकिन नई पीढ़ी इसमें कहीं शामिल हुई। आप भी अभी, सर तो रिटायर हो चुके हैं लेकिन स्टूडेंट से आज भी उनका संबंध है। आपके साथ में अभी भी सर का स्टूडेंट रहे हैं, तो अभी भी लगातार आपके संपर्क में स्टूडेंट्स हैं। जिन बातों का हम जिक्र कर रहे थे, सर जिक्र कर रहे थे, प्रेम भाई कर रहे थे, उन परिस्थितियों में वर्तमान को आप अगर नापे तो नहीं तो क्या बातें हैं? निश्चित रूप से 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक देश की जो बड़ी समस्याएं हैं उनको जिस ढंग से हमें उनका समाधान करना चाहिए था, जिस दूरदृष्टि के साथ, जिस व्यावहारिक रवैये के साथ, वो नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर की ही समस्या है और आतंकवाद की समस्या है, तो जम्मू कश्मीर की समस्या जो है भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा घाव है और हर व्यक्ति क्या करता है कि उस घाव को कुरेदने का काम करता है। अगर हम घाव को कुरेदते रहेंगे तो जख्म जो है बढ़ेगा ही, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो घाव को कैसे खत्म किया जाए, कैसे उसे समाप्त किया जाए, उसके लिए एक दूरदृष्टि और एक व्यावहारिक रवैया अपनाने की ज़रूरत है। और अभी तक जितने भी प्रयास किए गए हैं वह सफल नहीं हुए हैं। और आज भी यही देखने में आ रहा है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए कम, उलझाने के लिए ज़्यादा शक्तियाँ सक्रिय हैं। और देश में विशेष करके 2-3 समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ी आज़ादी के बाद। उनमें आतंकवाद है और जो विघटनकारी तत्व हैं वो भी बहुत सक्रिय हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार जो है
एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में जो है पनपा है। आज़ादी के पहले आज भी लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की कई बार लोग तारीफ क्यों करते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था प्रिय थे। वो जो कुछ भी निर्माण कार्य करते थे या जो भी निर्माण कार्य करके गए बहुत ठोस करते थे। आज इतनी ज़्यादा मिलावट है, आज सड़क बन रही है और तुरंत गड्ढा हो रहा है दूसरी तरफ। तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की तरफ संकेतित करती हैं, और इससे राष्ट्र का निर्माण जिस गति से जिस दिशा में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। हमने प्रगति की है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, उन्होंने कहा था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ मयस्सर नहीं चिराग शहर के लिए। तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में भी जिसे कहेंगे रोशनी नहीं, खुशहाली नहीं है, और अगर उसको स्थूल अर्थ लें तो बिजली तक नहीं है। थाने जैसे मुंबई से सटे हुए महानगर, मुंबई के कुछ उपनगरों तक में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था अगर नहीं है तो मतलब समस्याएं तो काफ़ी विकराल रूप में हैं ये। तो उसको जिस ढंग से जिस तरीके से हल करना चाहिए, कहीं ना कहीं वह मादा जो है हमारे नेतृत्व में आना चाहिए, और जनता ऐसी समझदारी दिखाए यह भी जरूरी है। जनता को भी समझदार होना होगा। और जिन बातों का हम जिक्र कर रहे थे कि पिछली बातें, पिछले साल के तुलना में इस साल कोई खास बदलाव नहीं आया है। अगर हम विघटनकारी तत्वों की बात करें तो पिछली बार भी वही था। राज्य अलग थे, लेकिन बहुत सारे राज्य इस बार दूसरे नए राज्य शामिल हो गए। उसमें जयपुर रहा, उसमें राजस्थान रहा, उसमें साउथ के कर्नाटक रहा, उसमें जम्मू कश्मीर आ गया। बहुत सारी जगहों पर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई जिस पर हम बात कर रहे थे। आतंकवाद की हम बात कर रहे थे, विघटनवाद की हम बात कर रहे हैं, और साथ में करुणाशंकर जी ने जोड़ दिया है इसी में कि ये भ्रष्टाचार भी हमें पतन की ओर ले जा रहा है। हालांकि इस बीच हमारे साथ में क्षीरसागर जी थे जिन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी आगे ले जा रही है और प्रगति भी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चलते हैं, लौटेंगे और प्रेम भाई से, डॉक्टर तिवारी जी से बात करेंगे। चलते चलते उनकी राय जानेंगे कि सचमुच में हम कहां पर अपने आप को पाते हैं 1947 से 2008 के बीच। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, अपना शहर भी जारी है। बात स्वतंत्रता दिवस की हो रही है, बात हो रही है आज़ादी हमें किस तरह से मिली, कहाँ मिली, हम कहाँ पहुँचे, हम अब भी किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हमारी राह में हैं और किस तरह से भारत को प्रगति की राह पर अग्रसर किया जा सकता है। और इस पर कई बुद्धिजीवी पत्रकार हमारे साथ बात कर रहे हैं। प्रेम भाई, हम फिर उसी विषय पर लौटते हैं क्योंकि थोड़ा सा विषयांतर हो गया था, लेकिन हम जैसा कि हमने पहले कहा कि इसे 15 अगस्त के दिन आज़ादी के कार्यक्रमों के बीच हम एक चिंतन मनन का थोड़ी ही सही, एक 10-15 मिनट की बात सही, लेकिन हम छोड़ जाना चाहते हैं कि लोग इस पर सोचें। तो उसमें हम क्या देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? इस देश में जैसे उन्होंने गिनाया आदरणीय क्षीरसागर जी ने कि एक विक्रम पंडित जो नागपुर के हैं वो सिटी बैंक के चेयरमैन हो जाते हैं। व्यक्तिगत उपलब्धियों के नाम पर इस देश ने बहुत कुछ हासिल किया है। मुकेश अंबानी जो है वो विमान से टहल रहे हैं और अनिल अंबानी विमान से टहल रहे हैं। व्यक्तिगत उपलब्धियां हमारी बहुत बड़ी हैं, लेकिन राष्ट्र के स्तर पर हमारी उपलब्धियां कहां पर हैं? हमारे समकालीन ही लगभग जो है चीन आजाद हुआ, वहां बीजिंग ओलंपिक हो रही है और पदक की तालिका में वो पहले नंबर के लिए लड़ रहा है। हम एक स्वर्ण पदक को भी एक व्यक्तिगत उपलब्धि, एक परिवार की, बिंद्रा परिवार ने जो कि करोड़पति परिवार था, वो अपनी क्षमता पर एक स्वर्ण पदक ले आता है, पूरा देश झूम उठता है। हम खेल के स्तर पर हमारी ये स्थिति है। एक राष्ट्र के स्तर पर एक छोटा सा चिंदी राष्ट्र पाकिस्तान हमको आंखें दिखाता है। अमेरिका उसको अपना अलायंस पार्टनर मानता है, हमसे उसको तकलीफें हैं। हम में और पाकिस्तान में जब चुनना होता है तो पाकिस्तान को चुनता है। बांग्लादेश जैसे देश जिसको हमने निर्माण किया अपनी ताकत से, उससे हमको खतरा उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्र के स्तर पर हमारी जो उपलब्धियां हैं वो हमारे शासन तंत्र, सत्ता तंत्र में बैठे लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उसको इतना नीचे गिरा दिया है, और राजनीतिक दलों ने सिर्फ सत्ता के लिए ही राजनीति करना, इसके आगे बढ़कर अपने आप को देखा नहीं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा दोष उसी पार्टी पर दिया जाएगा जिसे सत्ता का ज्यादा उपभोग किया। और आपकी ये स्थिति है कि आपको जो है विश्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को, आपका के संसदीय दल द्वारा निर्वाचित व्यक्ति उसको प्रधानमंत्री नामित करता है। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी इस देश में कि आपका प्रधानमंत्री स्वयं एक लोकसभा क्षेत्र से चुनकर नहीं आ सकता, मतलब उसको जनता का इतना भी विश्वास नहीं हासिल है। जब राष्ट्र के रूप में जब इस पर चर्चा होती है तो ये होता है कि बेहतर प्रधानमंत्री, बेहतर प्रधानमंत्री किन मायनों में?
विनोबा भावे के पास जो पहली पंचवर्षीय योजना की को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भेजा कि आप देखें कि पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कैसे, उसने कहा कि जो हिंदुस्तान का आखिरी आदमी जो है उसके लिए उस पंचवर्षीय योजना में क्या है, दिखा कुछ नहीं है। कहा फिर मुझे पंचवर्षीय योजना मत दिखाओ। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के आखिरी आदमी के लिए क्या है, एक तत्व तो बता दें कि इस आखिरी व्यक्ति के लिए भी ये हमने यहाँ पर इसका इस तरह से उसके लिए व्यवस्था की है, तो उनको बेहतरीन प्रधानमंत्री मान लिया जाए। उन्होंने पहले व्यक्ति के लिए किया है। आपको जो है जब विश्वास मत हासिल करना होता है, आप किसी गरीब को नहीं बुला के पूछते कि आपके घर में कंडा भी जलाने की व्यवस्था है क्या, आप मुकेश अंबानी को बुला के पूछते हैं और अनिल अंबानी को बुला के पूछते हैं। और एक बिचौलिया इस देश के में जो है वो परमाणु करार होने के बारे में सुपारी लेता है कि हम आपकी सरकार बचा देंगे। ये स्थिति बुरी स्थिति है। तो 47 से 2008 तक में क्या पाया? 47 से 2008 तक में कांग्रेस ने और उनके अलावा जो लोग भी सत्ता में बैठे उन्होंने इसको लगातार पतित करने का कार्य किया है। कोई मायने नहीं रहता अगर ऐसी ही परिस्थितियां बनी रहती हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरह के कार्यक्रम दे रहे हैं, हम किस तरह की योजनाएं दे रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, हम क्या याद दिला रहे हैं, बस वही पुरानी बातें, वही बातें। शहीदों ने आज़ाद कराया, बापू ने अहिंसा का मार्ग दिखाया। इन बातों के जरिए हम उन्हें बहला और फुसला तो लेते हैं, लेकिन जब बात यथार्थ की आती है तो हम फिर अपने आप को वहीं पाते हैं जहां पाया था पिछले दिनों। हर पिछले गुजरे हुए साल की जगह पर ही फिर आने वाले साल में भी हम पाते हैं। सर चलते चलते आप, क्योंकि बातें वही हैं, वही दर्द है सभी का। थोड़ा सा हम उसमें उत्साह और उल्लास की जगह पर हम एक काम ये कर रहे हैं कि एक बात छोड़ जाएं लोगों तक। तो अगर आप उसे कंक्लूड करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्या कहेंगे, क्या हो और कैसे हो? ऐसा है कि आप तो आईना दिखा रहे हैं और आईना वही होता है जो सही तस्वीर दिखाता है। वो न तो झूठ बोलता है और न किसी चीज़ को विकृत करता है। तो आईना दिखाने का मतलब यानी उस सच्चाई से रूबरू होना जो हमारी अपनी है। अभी प्रेम जी कह रहे थे कि दो तरीके से हमारी प्रगति है, एक तो राष्ट्रीय है, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय है। और दोनों धरातल पर जब हम बाहर देखते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा किन किन रूपों में, किन किन क्षेत्रों में और किन किन दिशाओं में मिल रही है, ये इसकी गणना करनी चाहिए। अगर हमारे वैज्ञानिक अमेरिका में जाके नौकरी करते हैं तो हम उसे अपनी वैज्ञानिक उन्नति कहें, इसमें संकोच होता है। अगर वही वैज्ञानिक अपने देश की प्रगति में, उसको बहुमुखी बनाने में, समृद्ध बनाने में काम आए, वो प्रयत्न करें, तब तो हम कहें कि हम बढ़ रहे हैं उस तरफ। हम तो जा करके दूसरे की चाकरी करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारी व्यवस्था की बात होती है। बात को देखते हुए आंतरिक शांति, आंतरिक एकता, आंतरिक शक्ति और आंतरिक सद्भाव अगर ये नहीं होगा तो वो राष्ट्रीय संपत्ति कभी बन नहीं सकता। और हम ये देख रहे हैं कि ये बिखराव की दिशा में हम जा रहे हैं। तो राजनीतिक आज़ादी, हम आज़ाद देश के नागरिक तो हैं, लेकिन हमारी आर्थिक आज़ादी, हमारी सांस्कृतिक आज़ादी, हमारी नैतिक आज़ादी, यह सब तो घुट रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसको इस मर्शिया से कोई लाभ नहीं होगा। लाभ ये होगा कि इसके लिए एक व्यापक स्तर पर सोच की ज़रूरत है, विचार की ज़रूरत है कि नागरिक भी विचार करें। अगर नेताओं को हम दोष देते हैं तो हम तो जनता को भी देते हैं, वही तो चुन के भेजते हैं उनको। तो एक जो सामान्य जागरूकता देश में आनी चाहिए, अपने को लेकर, समाज को लेकर, परिवार को लेकर, राष्ट्र को लेकर, वो चेतना हमारे भीतर लुप्त हो रही है। उसको जगाने का काम करना होगा। और फिर कोई तिलक, कोई गांधी, कोई विनोबा या इसी तरह से कोई नेता सुभाष चंद्र बोस जब तक हमें झकझोरेगा नहीं, तब तक ये परिस्थिति बदलेगी नहीं। आप आईना दिखा रहे हैं, दिखाते रहिए। हो सकता है कि लोग अपनी अपनी तस्वीर देखकर नए सिरे से सोचना शुरू कर दें। हमारा मकसद भी यही था जो सर ने कहा कि हम आईना दिखाने के, जो आईना दिखाने की बात हमने इसीलिए कही कि सारे उत्सव और उल्लास के बीच हम अपने आप को पहचानें। हम क्या दे रहे हैं देश को, हम क्या दे रहे हैं समाज को, ये भी तलाशना होगा। और जिन बातों पर प्रेम भाई ने जिक्र किया कि वो बातें राजनीतिक पटल पर भी सोचने की ज़रूरत है कि चुने तो हम किसको चुने। परिस्थितियां कुछ नहीं बदली हैं। व्यक्तिगत जो उपलब्धियां हैं उसे देश की उपलब्धि नहीं कहा जा सकता, स्पष्ट मत है हमारे वक्ताओं का भी। लेकिन वो उपलब्धियां कहाँ तक हैं, कैसे हम देश की उपलब्धियों को
उनकी उपलब्धियां बता पाएंगे, उनकी उपलब्धियों को देश की उपलब्धि से जोड़ पाएंगे, ये आने वाले वक्त में सोचने का विषय है। और जैसा तिवारी जी ने कहा कि जोड़कर समाज को जोड़ने की बात होगी, विघटनकारी तत्वों से निपटने की बात होगी, फिर इसी में से किसी को निकलना होगा। कोई गांधी, कोई तिलक, कोई नेहरू, कोई सुभाष चंद्र बोस निकलेंगे। झकझोरने का काम हमने किया। आपको कैसा लगा? आप इस माध्यम से आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस नोट कर लें, अपना शहर @sarasame.com पर, अपना शहर @sarasame.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। एक कार्यक्रम में देश भर की समस्या को समेटा नहीं जा सकता। हमने कोशिश की आपसे बात करने की, आप तक कुछ बातें ले जाने की। अतिथि हमारे वही थे, लेकिन अतिथियों की जुबान पर नई बातें थी, कुछ नई सोच के साथ हम आपके पास आए थे। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, अपना शहर की पूरी टीम को और हमारे अतिथियों को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि अगले 15 अगस्त पर हम इस तरह की नहीं कोई और बात करते नजर आए, कुछ तो पॉजिटिव नजर आए। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप देखते रहिएगा सारा समय मुंबई। सारा प्रणाम।